नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो वीकली टेस्ट का आनंद ले रहे होंगे और टेस्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। टेस्ट के साथ बात अच्छी ये है साथियों कि जो लोग टेस्ट देते हैं वो साहस दिखाने का काम करते हैं। टेस्ट से हमें मालूम पड़ता है कि हमारी तैयारी का स्तर कैसा है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि टेस्ट में जिस तरह के जो प्रश्न दिए गए वो एक से बढ़कर एक प्रश्न है। 25 में से 22 से 23 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट है और जिसने बहुत ढंग से पढ़ा है वही इन प्रश्नों को ढंग से कर पा रहा होगा। मैं चौथे टेस्ट पेपर के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। जरा देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। और बहुत बड़े बड़े, आपको नहीं लगता कि प्रश्न काफी बड़े बड़े दे रखे हैं। आप एग्जाम भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस बनने वाले हैं, आप ऑल इंडिया सर्विसेज में जाने वाले हैं, आप सेंट्रल सर्विसेज में जाने वाले हैं, आप स्टेट की पीएससी में सिलेक्ट होने वाले हैं साथियों। तो ऐसी स्थिति में तो आपको इसी प्रकार के प्रश्नों को डील करना चाहिए। पहला प्रश्न और तरीका आपको बता रखा है। पहले ये देखना है क्या पूछ रहा है, सत्य या असत्य। निम्न में से कौन कौन से प्रावधानों में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत व राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संविधान संशोधन के तरीकों के बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के जो दो तरीके बतलाता है साथियों, उनमें से जो दूसरा तरीका है वो ये बतलाता है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन हेतु आपको आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी चाहिए। वो कौन कौन से हैं? 7th schedule of the constitution, yes, 7th schedule which is related to center state relation. If you want to amendment in the 7th schedule, then you will have to get a ratification from the half of the state legislature. So first statement, पहला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। माय फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल when we were discussed about the article 4, तब आपको बताया गया था कि सामान्य बहुमत से कहाँ संशोधन होता है। दैट टाइम आपको बताया गया था संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन में यदि किसी भी प्रकार का आप अमेंडमेंट करना चाहते हो, देन देयर इज नो नीड टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द आर्टिकल 368। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो साधारण बहुमत से होगा, तो इसका मतलब ये भूल जाइए आप। नाउ राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, आर्टिकल 54 जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से रिलेटेड है और आर्टिकल 55 जो कि निर्वाचन विधि से रिलेटेड है। इन दोनों में अमेंडमेंट करना चाहते हो देन आपको आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन चाहिए। सो ये तीसरा सही है। उच्च न्यायालय में संशोधन, उच्च न्यायालय में किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हो, जैसे हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया बदलना चाहते हो, हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज बदलना चाहते हो, देन आपको आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन चाहिए। सो 1 सही है, 3 सही है एंड 4th सही है। इसका मतलब 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 साथियों, यानी बी इज राइट आंसर। कितना बढ़िया प्रश्न है, कितना डिटेल में प्रश्न है। आपको अपने मस्तिष्क को पूरा यहां पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर करना क्या है? कौन से कथन सत्य है, पहले देख लीजिए कौन से कथन सत्य है। नंबर 1, गोलकनाथ मामले में 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक लक्षणों में संशोधन नहीं कर सकती है। बताइए दोस्तों, क्या है ये? इज इट राइट और रॉन्ग? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ द पंजाब 1967 का मामला है, बिल्कुल मामला है। 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी, ये भी बात सही है। आगे क्या लिखा हुआ है? संसद मौलिक लक्षणों में संशोधन नहीं कर सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय मौलिक लक्षण? माय फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। मौलिक लक्षण यानी बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक अधिकार नहीं लिखा है। बहुत मैं साधुवाद देता हूं टेक्निकल टीम का जिन्होंने इस प्रकार का प्रश्न बनाया। मौलिक लक्षण है, मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक लक्षण मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, मूलभूत ढांचा जिन पे संविधान टिका हुआ है। ये बात गोलकनाथ वाले मामले में नहीं, केशवानंद भारती वाले मामले में कही
तो साथियों बड़ा गजब का सवाल है, सैल्यूट करता हूं मैं टेक्निकल टीम का जिन्होंने इस प्रकार का प्रश्न बनाया। पहला स्टेटमेंट गलत है, मौलिक अधिकार की जगह कितनी चालाकी से मौलिक लक्षण लिख दिया। एंड आई टोल्ड यू अबाउट इट दैट मौलिक लक्षण, आधारभूत ढांचा, मूलभूत ढांचा, तीनों एक ही चीज है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। नाउ सेकंड, 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अरे नहीं दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि 13(4) नाम की धारा जोड़ दी साथियों अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, और उसमें क्या लिख दिया था, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं, इसका मतलब चैलेंजेबल नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है साथियों, चुनौती तो नहीं दी जा सकती है, यह होना चाहिए पहला गलत दूसरा गलत, यानी ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन है डी, दोनों ही गलत है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है साथियों। चुनौती दी नहीं जा सकती, चुनौती दी जा सकती लिख दिया, जबकि होना चाहिए चुनौती नहीं दी जा सकती। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है भाई। संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है भाई साहब, ये पूछ रहा है असत्य कौन सा है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया, बिल्कुल किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। गोलकनाथ मामले में 13 न्यायाधीश, हो गया ना गड़बड़, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गोलकनाथ मामले में न्यायाधीश कितने थे, 11 थे, तो बी गलत है और अपने को क्या टालना, असत्य। मैं कह रहा हूं तीसरा और चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आप दूसरे ऑप्शन से ही सही टाल सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं ताकि आपको मालूम रहे। थर्ड, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी उस समय। संविधान में 13(4) नाम की धारा जोड़ी थी और अनुच्छेद 368 में संशोधन करके कहा गया कि राष्ट्रपति विल हैव टू एसेंट, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देंगे। सो सी सही है। डी, केशवानंद भारती मामले में मूलभूत ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। सो बी है जो असत्य है दोस्तों, राइट। चलिए चौथा ऑप्शन, चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन से वाद में न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ द पंजाब 1967, सुप्रीम कोर्ट के 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, के सुब्बा राव वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उन्होंने कहा था संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। आंसर है गोलकनाथ वाला मामला जो कि 1967 का है, पंजाब का मामला है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा साधारण विधि और संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है। इसी मामले में एक तरह से संसद की संविधान संशोधन के संदर्भ में क्या पावर्स है उसको स्पष्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने साथियों। प्रश्न के हिसाब से आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में संशोधन संविधान की कौन सी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि यानी अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 दोनों में अमेंडमेंट करना है तो यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द आर्टिकल 368, और वो भी सेकंड वाला, यू विल हैव टू गेट ratification from the half of the state legislature my friends. so विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्यों के अनुमोदन से। ठीक है साथियों, इसमें लिखा हुआ है बी व सी दोनों प्रकार से, जी नहीं, इसमें जब लिखा हुआ है विशेष बहुमत द्वारा फिर आधे राज्यों के अनुमोदन से, तो मेरे हिसाब से सी इज इनफ आंसर हियर। अगर विशेष बहुमत नहीं लिखते और आधे राज्यों के अनुमोदन को इसके साथ में नहीं जोड़ते तो बी और सी कह देते, लेकिन फिलहाल विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्यों के अनुमोदन से ये सही आंसर है, इसलिए इसका सी है। और साथियों बाय द वे आंसर में बी और सी दोनों प्रकार से डी आया तो उसको गलत मान लेना, ये सी ही सही आंसर है। मैं यहीं से स्पष्ट कर देता हूं, अगर आंसर की में डी आया तो उसको गलत मानेगा, सही आंसर क्या है, सी, विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्यों के अनुमोदन से।
संविधान संशोधन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंगे, फिर क्या करना है? असत्य कथन को छांटना है। मैंने पहले से बोल रखा है, पहले ये देखिए। हाँ, प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन विधेयक को पारित होना चाहिए। ठीक है। किसी संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों से अनुसमर्थन करवाए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में जो दे रखी है, उसमें एक तो है विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। तो इसमें तो साथ ही डायरेक्ट 2/3 लिख दिया है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है भाई, ये तो गलत है, क्योंकि इसमें क्या लिखा होना चाहिए? कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा, तो तथा से तो आगे लिख दिया, लेकिन पहला वाला पोर्शन छोड़ दिया, इसलिए पहला तो गलत है। फिर किसी संशोधन विधेयक को राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती, गलत। कम से कम 7-8 ऐसी बातें हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, केंद्र सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, 7 शेड्यूल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 368 खुद, जिसमें आधे राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता है। पहला गलत, दूसरा भी गलत। इसलिए सही आंसर क्या है कि असत्य कथन को छांटना है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, इसलिए इसका आंसर है सी। 1 व दोनों गलत है। क्या पूछ रहा है? असत्य कौन सा है? अब ये मत कर देना कि ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, पर ये तो सत्य थोड़ी पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? असत्य कौन सा है? तो 1 भी असत्य है, 2 भी असत्य है, इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। बड़ा दिमाग लगाया गया है, बहुत सोच समझ कर करना। क्या पूछ रहा है? ये पूछता ना कि कौन सा कथन सत्य है, तो हम लिखते ना तो 1 सत्य है और ना ही 2 सत्य है, पर ये तो पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है, तो 1 व 2 दोनों ही असत्य है। आंसर क्या हो गया? सी। मस्तिष्क लगाना है। संविधान के संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फिर पूछा सत्य, पहले पूछा असत्य। संविधान संशोधन विधेयक सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता, बिल्कुल बिल्कुल सही। संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, बिल्कुल सही। 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में इसकी संभावनाएं खत्म कर दी। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद में निहित है, बिल्कुल सही। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाले वाद में कहा भी था कि संविधान में संशोधन करने की जो पावर है वो संसद में निहित है, और अनुच्छेद 368 कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति का उल्लेख करता है, इसलिए सब सही है। प्रश्न के हिसाब से आंसर है डी। आंसर है डी। भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा प्रावधान कौन से वाद में? ये तो बिल्कुल आसान, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 24 अप्रैल 1973। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप तो एक्चुअली में सिडनी के क्रिकेट स्टेडियम में खेल चुके हैं, आप तो इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेल चुके हैं। इस प्रकार का प्रश्न तो आपके लिए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला जैसा घरेलू स्टेडियम में खेलना जैसा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी है, बी। संविधान संशोधन के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करना क्या है? सत्य टालने हैं। सत्य कौन से हैं? विशेष बहुमत में सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, बिल्कुल। उपस्थित और मतदान करने वालों का 1/3 नहीं। क्या चालाकी की है? 1/3 नहीं, 2/3 चाहिए। पहला स्टेटमेंट गलत। नाउ सेकंड, संविधान के अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत से होने वाले संशोधनों का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देयर इज ओनली 2 मेथड्स, और वहां पर साधारण बहुमत का उल्लेख नहीं है। सो बी सही है। तो अपने को क्या करना है? सत्य टालना है, तो इसके हिसाब से बी। केवल 2। आसान है ये तो भैया। देखो, ऐसा तो पढ़ना पड़ेगा। हमने बहुत मेहनत करी है, 10 से 12 घंटे संविधान संशोधनों के विषय को हमने पढ़ा है। अगर फिर भी गलत होगा तो दुखद है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन पर फिर प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया, बिल्कुल किया गया। विशेष बहुमत द्वारा आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से होता है। विशेष बहुमत द्वारा आधे से अधिक राज्यों की नहीं है, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में संविधान में 2 तरीकों से संशोधन होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो फिर करना क्या है? कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल डी आंसर सही है। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है साथियों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके क्या करना है? सत्य कथन कौन से हैं वो टालने हैं। ठीक है, टाल लेते हैं। आधे राज्यों के विधानमंडल में दिल्ली व लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेश भी शामिल है। भाई लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कैसे हो सकता है? लक्षद्वीप में क्या विधानमंडल है क्या? तो हमको तो आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन चाहिए ना मेरे दोस्तों। एंड you know very well that you are very aware about all these things that लक्षद्वीप के पास विधानमंडल नहीं है। तो बिकॉज ऑफ लक्षद्वीप मेंशन होने की वजह से ये पहला स्टेटमेंट साथियों गलत हो गया। नंबर 2, किसी भी सदन में उपस्थित लोगों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। किसी भी सदन में उपस्थित लोगों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है, बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है। संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है, बिल्कुल। इसलिए तो संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक संसद की नहीं बुलाई जाती है। तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी बी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया साथियों? बी, दूसरा व तीसरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और फिर क्या टालना है? सत्य कौन सा है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया कि संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं है। गलत। संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देगा, पहला स्टेटमेंट गलत। टालना क्या है? सत्य कौन सा है? ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 4 यही तो कहता है। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है सर, केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी साथियों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति संशोधन विधेयकों को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है? जी नहीं भेज सकता है। क्या बात है। राष्ट्रपति उस संशोधन विधेयक को रोक सकता है? जी नहीं, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन के बाद तो राष्ट्रपति के हाथ पूरी तरह से बांध दिए गए हैं। बिल्कुल राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ेगी। राज्य अनुमोदन देने से इनकार कर सकते हैं? राज्य अनुमोदन देने से इनकार बिल्कुल कर सकते हैं। आधे राज्यों के पास जब संविधान संशोधन विधेयक जाता है तो राज्यों के पास इस बात का पावर है कि वो इनकार कर सकते हैं, वो अनुमोदन दे सकते हैं। बिल्कुल ये सही है। तो सत्य कौन सा है? सब तो सत्य है नहीं, केवल सी है साहब, केवल सी है इस प्रश्न का आंसर। सी इज राइट आंसर। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, मान गए। संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर टालना है कौन सा सत्य है। संविधान संशोधन विधेयक को केवल लोकसभा में रखा जाता है, बिल्कुल गलत। किसी भी सदन में रखा जा सकता है। यदि एक सदन विधेयक को पारित कर दे और दूसरा सदन पारित करने से मना कर दे तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान, बिल्कुल गलत। अभी बात की थी, दोनों स्टेटमेंट गलत है साथियों। तो सत्य कौन सा है? ना तो एक सत्य है और ना ही 2 सत्य है। इसका सीधा सा मतलब है इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? डी। अच्छे प्रश्न है भाई, वाकई में मेहनत की है टेक्निकल टीम ने। चलिए आगे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी?
ओह क्या बात है। यह प्रश्न एक्चुअली में प्रस्तावना के संदर्भ में भारत कैसा देश था, यह प्रश्न इस प्रकार से है 26 जनवरी 1950 को। ओहो क्या बात है। ओहो, पंथ निरपेक्षता तो हटा दो भैया। पंथ निरपेक्षता तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में थी, तो पंथ निरपेक्षता जहां जहां है, कहां कहां है, इसको हटा दो भैया। पंथ निरपेक्षता डी में भी है क्या? डी में पंथ निरपेक्षता भी है और समाजवादी भी है, दोनों को हटा दीजिए, क्योंकि दोनों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 1976 में हुआ था और 1977 में लागू हुआ। डेट कौन सी? डेट कौन सी? 3 जनवरी। तो ऑप्शन कौन सा बचा? नाउ वी हैव ओनली ऑप्शन नंबर 2 बी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है साथियों बी। क्या बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, मान गए, मान गए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। कौन सा कथन सत्य है? 26 नवंबर 1949 को भारत गणतंत्रात्मक राष्ट्र बन गया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। भारत गणतंत्रात्मक राष्ट्र 26 जनवरी को बना था साथियों। इसी वजह से तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है, पहला तो स्टेटमेंट गलत है भाई। अपने को टालना क्या? सत्य टालना, ठीक है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता दी गई। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बी सही है, बी सही है, तो यहां आंसर हो जाएगा बी। बस, इट्स वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। ये कथन किसने कहा? कौन सा कथन? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है। नानी पालकी वाला ठाकुरदास भार्गव ने कहा मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कोई है तो वो प्रस्तावना है। इट्स ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ये तो संविधान का आभूषण है, संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव, ही वॉज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। साथियों, पोइट थे तो बड़े कवि के अंदाज में बोले। नानी पालके वाला, वी द पीपल, वी द नेशन जैसी पुस्तकों के रचयिता नानी पालकी वाला ने कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो जस्ट लाइक ए आई कार्ड। एचवी कामत ने तो क्या कहा था कि प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ दीजिए। और रोहिणी कुमार चौधरी जी तो खुद आसाम के थे, उन्होंने तो कहा प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़िए क्योंकि हम देवी के उपासक हैं। रोहिणी कुमार चौधरी जी, ये सब ध्यान रखना है साथियों। तो प्रश्न के हिसाब से अपना आंसर है बी, राइट। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित है। रोहिणी कुमार चौधरी, प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ा जाए, अभी बताया था क्योंकि वो खुद देवी के उपासक थे, आसाम के थे। सिब्बल लाल सक्सेना, प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ा जाए। ईश्वर शब्द जोड़ा जाए, अभी क्या बताया था? ईश्वर शब्द जोड़ा जाए। सिब्बल लाल सक्सेना ने तो कहा था महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए, और एचवी कामत साहब ने कहा था ईश्वर शब्द जोड़ा जाए। गलत हो गया ना? सिब्बल लाल सक्सेना ने महात्मा गांधी शब्द जोड़ने की बात कही, ये गलत है भाई साहब। के मुंशी जी, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, हॉरोस्कोप है, राजनीतिक कुंडली है, सही बात। ठाकुरदास भार्गव, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, सही बात। तो गलत कौन सी है? बी। और अपने से क्या पूछा? असुमेलित कौन सा है? बी आंसर हो गया साथियों। भारत एवं राज्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर सत्य कथन को छांटिए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स, जी नहीं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, क्या कहा गया था? यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यूनियन ऑफ द स्टेट्स कहा गया था साथी। इसलिए पहला कथन तो गलत है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, बिल्कुल हम ऐसा ही कहते हैं क्योंकि सभी राज्यों का विनाश हो गया भारत में आकर, लेकिन भारत खुद अविनाशी संघ है, बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट।
यानी केवल 2, यानी बी आंसर सही है साथियों, बी आंसर सही है। संघ और राज्य क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य टालना है ना, चलिए पहले तो इसको टालते हैं कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, तो असत्य टालना है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, यस वी हैव फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एंड आवर फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू एसआर बम्बई वर्सेस स्टेट ऑफ द कर्नाटका 1994 सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा था कि फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। केटी साहा ने अनुच्छेद 1 में राज्य के स्थान पर प्रदेश शब्द रखने का प्रस्ताव रखा था। अभी बात करेंगे प्रदेश। आज भारत नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ, बिल्कुल सही, अभी बात की थी। अनुच्छेद 1 में भारत का नामकरण स्पष्ट होता है, यस यस, अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया दैट इज भारत, इससे मालूम पड़ता है कि भारत का नाम क्या है। तो ऑब्वियसली केटी साहा ने अनुच्छेद 1 में राज्य के स्थान पर प्रदेश शब्द रखने का प्रस्ताव रखा। ये बात बिल्कुल गलत है साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये बात केटी साहा ने नहीं रखी थी, ये बात रखी थी आपके संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामत साहब ने साथियों। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एच.वी. कामत साहब ने ये बात रखी थी, ना कि केटी साहा ने, इसलिए ये पूछा भी अपने से क्या है, असत्य पूछा है। तो बी इसका आंसर हो गया। प्रदेशात शब्द रखने की बात एच.वी. कामत ने रखी थी। एच.वी. कामत, Hari Vishnu Kamath, he was very active member in the Constituent Assembly, like Professor K.T. Shah, Dr. Ambedkar साहब, Professor K.T. साहब, K.M. मुंशी जी, H.V. कामत साहब, Professor सिब्बल लाल सक्सेना, रोहिणी कुमार चौधरी, ये ऐसे मेंबर थे जो संविधान सभा में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे साथियों। सो ये बी स्टेटमेंट गलत है, ये H.V. कामत साहब ने कहा था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति विधि बनाकर, राष्ट्रपति कब बनाता है यार विधि? राष्ट्रपति विधि बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा तो केवल संसद कर सकती है। ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है आपका, और अपने को क्या करना है, सत्य टालना है, सत्य टाल लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 में सभी परिवर्तनों के लिए राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल से राय लेता है, बिल्कुल रहता है, परंतु कितनी अवधि में राय देनी है उसका निर्धारण राष्ट्रपति खुद करता है यार, संसद थोड़ी करती है, राष्ट्रपति खुद करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। ये भी स्टेटमेंट गलत, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो अपने को क्या करना है, सत्य कौन सा है? ना तो एक सत्य है ना दो सत्य है, यानी डी ऑप्शन। ना तो एक सत्य है ना दो सत्य है, यानी डी ऑप्शन सही है साथियों। चलिए, संघ और राज्य के क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य टाल लेते हैं। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेदों का उल्लेख है, बिल्कुल। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अनुच्छेद 3 में बाहरी प्रदेशों को शामिल करने का प्रावधान है, बिल्कुल गलत। ये बात तो अनुच्छेद 2 में लिखी हुई है साथियों, किसी भी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 2 में है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्य का गठन। अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्य के नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में क्या है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन। तो ये सी वाला स्टेटमेंट गलत। महमूद अली बेग ने यूनियन शब्द के जगह पर यूनियन शब्द की जगह पर फेडरेशन शब्द रखने का प्रस्ताव रखा था, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है साथियों। तो अपने को टालना भी क्या है, असत्य टालना था, और अपन ने असत्य टाल लिया है। असत्य कौन सा है, सी है साथियों। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर हो गया सी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है? असुमिलित है मतलब मैच नहीं करता है। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया, बिल्कुल सही बात है। लोकहितवाद PIL का कॉन्सेप्ट USA से आया, ये सब जानते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की पद्धति दक्षिण अफ्रीका से लिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अवशिष्ट विषय हमने जर्मनी से नहीं लिए हैं। अवशिष्ट विषय हमने कहां से लिए हैं साथियों? कनाडा से लिए हैं। अवशिष्ट विषय हमने कनाडा से लिए हैं। तो इसके हिसाब से प्रश्न का आंसर क्या हो गया? सी, अवशिष्ट विषय हमने जर्मनी से नहीं लिए हैं। प्रश्न के हिसाब से आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन वाजपेयी जी की सरकार में हुआ, 2004 में हुआ। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, आप जानते हैं। आज के दिन टोटल 22 भाषाएं हैं। 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। बस ये ध्यान रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो बोडो और डोंगरी नहीं है, ये डोगरी है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। मैथिली जोड़ी गई पर कोंकणी नहीं जोड़ी गई, इसलिए ये गलत है। संथाली जोड़ी गई पर मणिपुरी नहीं जोड़ी गई, इसलिए ये गलत है। मैथिली और संथाली बिल्कुल सही। तो पहला और 4, 1 और 4 ऑप्शन किस में है साथियों? 1 और 4 सी ऑप्शन है, इसलिए ये सही है। आप जानते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं थी। 15वीं 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ी गई और फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। और अपना प्रश्न 92वें संविधान संशोधन के संदर्भ में है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। आज के दिन टोटल 22 भाषाएं हैं साथियों, राइट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। क्या करना है? सत्य कथन टालना है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र संसद द्वारा घोषित किया जाता है, गलत। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति घोषित करते हैं साथियों। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रशासन की व्यवस्था है, बिल्कुल। 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों है। 6ठी अनुसूची पर्टिकुलर 4 स्टेट का उल्लेख करती है। तो दूसरा सही है। अपनों को क्या करना है? सत्य कथन टालना है। तो बी सही है। प्रश्नों की भाषा बड़ी अच्छी है साथियों। ये टेस्ट पेपर बड़े अच्छे हुए। अब तक जो 4 जो टेस्ट पेपर हुए सब एक से बढ़कर एक है। तो इतना काफी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।